नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके से संबंधित टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इन 30 प्रश्नों में हमने करंट अफेयर्स, साथ में जियोग्राफी, हिस्ट्री और साथ ही साथ साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिए हैं। दोस्तों ये 30 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि आप सुपर टेट, यूपी टेट रीट और साथ में यदि आप सी टेट एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। देखिए जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी का भाग नहीं है। ऑप्शन है आपके अलकनंदा, नर्मदा, कृष्णा या फिर महानदी। देखिए इसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए जो आपकी अलकनंदा है वो कैसी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, जो कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलने वाली एक नदी है। इसके बाद देखिए दूसरी देखते हैं नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है वो कैसी एक आपकी प्रायद्वीपीय नदी है। कृष्णा भी एक प्रायद्वीपीय नदी है और महानदी की बात करते हैं तो महानदी भी एक प्रायद्वीपीय नदी है। देखिए नर्मदा, कृष्णा और तीनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बन जाता है। देखिए जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के बारे में देखते हैं तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। इसको आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, जो अमरकंटक से निकलती है और अब अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इसके बाद कृष्णा नदी की बात करते हैं तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और देखिए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। महानदी की बात करते हैं तो महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकलती है और कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और देखिए महानदी से आपको मैं बता दूं कि जो महानदी है इसको उड़ीसा का शोक बोला जाता है, जिस पर हीराकुंड बांध, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो वो है महानदी पे। इतने पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है, एक भी पॉइंट यहाँ से, एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। चलिए तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। जो प्रायद्वीपीय नदी नहीं है वो कौन सी है, अलकनंदा नदी, जो कहां से निकलती है, गोफत हिमानी से निकलती है, हिमालय से निकलने वाली एक नदी है। चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है और जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत यहां से प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है। चलिए इसका कमेंट जरूर कीजिएगा कि सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन है आपके 5 जून, 20 जून, 21 जून या फिर 18 जून। तो देखिए जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है, तो तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। देखिए 5 जून की बात करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट और यहां से अक्सर प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है। देखिए 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। 20 जून को देखते हैं तो विश्व शरणार्थी दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व 20 जून को मनाया जाता है। यदि 18, यहाँ पर 18 जून नहीं, यहाँ पर 8 कर लीजिए कि 8 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व महासागरीय दिवस के रूप में जानते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में पूछ रहा है। देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया आपको कि मैंने 3 से 4 विषयों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन रखा है इन 30 प्रश्नों में, तो इसका कमेंट जरूर कीजिएगा सही उत्तर क्या होगा। कह रहा है कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन है वीरेंद्र कुमार, ओम बिरला या फिर अधीर रंजन चौधरी, सुमित्रा महाजन। तो देखिए दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष किसको चुना गया है, तो ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अब देखिए यहां से प्रश्न में एक और आपसे जीके से संबंधित प्रश्न बता देता हूं। देखिए यदि आपसे एग्जाम में पूछता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, देखिए तो जीबी मावलंकर को आपको याद रखना है। जीबी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इसके बाद यदि आपसे पूछता है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करते हैं कौन थी, तो देखिए मीरा कुमार को याद रखना है आपको कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार थी। और यदि पहला अध्यक्ष की बात करते हैं तो जीबी मावलंकर को आपको याद रखना है। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। यहां से इन 3 पॉइंट को आपको याद रखना है, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि राष्ट्रगान
को किस अधिवेशन में गाया गया था। देखिए हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है और कई बार यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है। देखिए कह रहा है कि राष्ट्रगान को किस अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन है कलकत्ता, बेलगांव अधिवेशन, इलाहाबाद या फिर देखिए फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में। तो देखिए पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि कलकत्ता अधिवेशन में पहला राष्ट्रीय गान गाया गया था। अब देखिए यहाँ बात करते हैं थोड़ा सा, कलकत्ता अधिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो यहाँ से भी देखिए जो कलकत्ता अधिवेशन है यहाँ से पूछ लेता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे जब राष्ट्रगान कलकत्ता अधिवेशन में अपनाया गया था। तो देखिए बिशन नारायण दत्त, बिशन नारायण दत्त की अध्यक्षता में क्या हुआ था, देखिए राष्ट्रगान को कलकत्ता अधिवेशन में अपनाया गया था। अब देखिए बेलगांव को याद रखना है आपको कि बेलग्राम जो कांग्रेस अधिवेशन है, एक ऐसा एकमात्र अधिवेशन था ये बेलगांव का। देखिए बेलगांव के कर्नाटक में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसमें महात्मा गांधी सबसे पहली बार अध्यक्ष बने थे। आपसे एग्जाम में प्रश्न बनता है कि ऐसा कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी अधिवेशन की। तो देखिए कौन थे, महात्मा गांधी, इसको आपको याद रखना है और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। ऑप्शन है हैजा, टिटेनस, पोलियो या फिर गोरेनिया। तो देखिए पहले एक एक को देख लेते हैं और देखिए साइंस से संबंधित प्रश्न है और साइंस आपके एग्जाम में 5 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनेगा। और देखिए जो विषाणु से होने वाली जो आपके जितने भी डिसीज हैं यहाँ से निश्चित रूप से एक प्रश्न बनेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक प्रश्न लिया है। क्या है, कह रहा है कि विषाणु से होने वाली बीमारी आपको बताना है कौन सी है। तो सबसे पहले देखते हैं हम हैजा। तो हैजा किससे होता है, ब्रिबियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कौन सी है, तो हैजा एक ब्रिबियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। इसके बाद देखिए टेटेनस की बात करते हैं तो क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी से होता है। कौन सा, टेटेनस रोग होता है, ये भी आपका क्या है, एक बैक्टीरिया है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। इसके बाद देखिए पोलियो की बात करते हैं तो पोलियो आपका एक विषाणु या फिर वायरस से होने वाला रोग है। किससे है, वायरस से होने वाला रोग कौन सा है, पोलियो है। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए गोरोनिया की बात करते हैं तो ये भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो हमसे पूछा था कि कौन सी एक विषाणु से होने वाला रोग है, तो देखिए पोलियो सही उत्तर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। छठवां प्रश्न कह रहा है कि गिर शेर परियोजना अवस्थित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश में। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखने का, इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, कमेंट कीजिएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए गिर शेर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है, गुजरात में है। इसको आपको याद रखना है, सही आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात सही उत्तर हो जाएगा कि गिर शेर परियोजना कहाँ पर है, गुजरात में है। अब देखिए महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में देखिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश को देखिए, मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, यहाँ कहते हैं। तो देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। और देखिए पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान की भी बात करते हैं तो ये भी कहाँ पर है, आपका मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश इंपोर्टेंट है क्योंकि यूपी का एग्जाम यदि आप दे रहे हैं तो यूपी स्पेशल से आपके एग्जाम में प्रश्न 100% बनेंगे। 3 से 4 प्रश्न तो निश्चित रूप से बनते हैं। तो देखिए यूपी स्पेशल से, और देखिए जो राष्ट्रीय उद्यान है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि जो आपका उत्तर प्रदेश है यहाँ पर केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है वो देख लीजिएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश का वो राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। और आपसे पूछ लेता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। तो देखिए लखीमपुर खेरी उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए इसको याद रखिएगा, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तर प्रदेश में है। महाराष्ट्र में पेंच बताया मैंने, मध्य प्रदेश में कर्नाटक और पंचमढ़ी। गुजरात की बात करते हैं तो देखिए गिर शेर परियोजना जहां पर एशियाई सिंहों का संरक्षण किया जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। इतने पॉइंट यहां से आपको याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। कह रहा है कि एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है मणिपुर, असम में, मिजोरम या फिर देखिए मेघालय में। बिल्कुल कमेंट कीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए एलिफेंटा जलप्रपात पूछ रहा है हमसे किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा, किस राज्य में है, तो मेघालय में एलिफेंटा जलप्रपात अवस्थित है। देखिए एलिफेंटा की बात करते हैं और इसके बाद आपको और भी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा मैं यहाँ से आपको
मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। देखिए विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा किस राज्य में होती है, कहाँ पर होती है, तो देखिए भारत के मेघालय में होती है। और देखिए मेघालय से आपको याद रखना है, जलप्रपात की बात की गई है तो देखिए मेघालय का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है नोह कुई काली। नोह कुई काली, नोह कुई काली जलप्रपात कहाँ पर है, मेघालय में है, और इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी मेघालय का भाग नहीं है। ऑप्शन है खासी पहाड़ियां, गारो, जयंतिया या फिर पलामू पहाड़ियां। बिल्कुल कमेंट कीजिएगा सही उत्तर इसका क्या होगा 8वें प्रश्न का। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। जो पलामू पहाड़ियां हैं वो किस भाग, मतलब किस राज्य का भाग है, तो देखिए पलामू पहाड़ियां कहाँ पर है, झारखंड। आपको याद रखना है कि झारखंड में कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं, पलामू पहाड़ियां पाई जाती हैं। देखिए गारो, खासी, जानतियां, ये तीनों पहाड़ियां कहाँ पर है, तीनों पहाड़ी कहाँ पर है, तो मेघालय का भाग है। और देखिए यदि आपसे पूछता है कि मेघालय में कौन सी जनजाति जनजाति पाई जाती है, तो पहाड़ी से संबंधित जनजाति का भी नाम है। तो देखिए गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी भी है, और गारो, खासी, जयंतिया वहाँ की जनजाति है, जो वहाँ के स्थान के ऊपर उनका नाम रखा गया है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से हम सभी प्रश्नों को समझते चलेंगे। और मैं आपको बता दूं एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखते चलिएगा। और देखिए चलिए 9वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन है घाघरा, माही, साबरमती या फिर भीमा नदी। तो हमसे कह रहा है कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है, कमेंट कीजिएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, जो घाघरा नदी है वो किसकी, गंगा की सहायक नदी है। माही नदी की बात करते हैं तो माही नदी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पर कि देखिए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो माही नदी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न है, कह रहा है कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पहला ऑप्शन है 10, 8, 7 या फिर 14 है पहला, 8, 7 या फिर 10। तो बताना है आपको कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। तो देखिए 1969 में कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न है। चलिए इसके बाद देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न कह रहा है कि पंच सिद्धांत का बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है। ऑप्शन है आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य या फिर बराह महल। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि पंच सिद्धांत का बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया है, तो बराह महल के द्वारा लिखा गया है। देखिए आर्यभट्ट की बात करते हैं तो इनकी मुख्य कृति है आर्यभट्टियम। आपको याद रखना है कौन सी कृति है, आर्यभट्टियम है। और देखिए सूर्य सिद्धांत भी किसके द्वारा दिया गया है, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम किसके द्वारा लिखा गया है, तो आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है। देखिए ब्रह्मगुप्त के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया है। भास्कराचार्य की बात करते हैं तो देखिए भास्कराचार्य ने अपनी बेटी के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था लीलावती। इतने पॉइंट यहां से याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वें प्रश्न कह रहा है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 कब मनाया गया। देखिए करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है और इंपोर्टेंट भी है। कह रहा है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है। तो ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा, 21 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, कह रहा है कि एंजाइम नहीं है। पहला ऑप्शन पेप्सिन, इंसुलिन, एमाइलेज या फिर लाइपेज। ऑप्शन कीजिएगा सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल, तो दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि जो एंजाइम नहीं है वो कौन सा है, इंसुलिन एक क्या है, हार्मोन्स है। इसको याद रखिएगा, इंसुलिन एक हार्मोन्स है। यदि पेप्सिन की बात करते हैं, एमाइलेज और लाइपेज ये तीनों क्या है, एंजाइम है। अब देखिए जो एंजाइम है वो प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए, प्रोटीन के पाचन के लिए कौन उत्तरदायी होता है, पेप्सिन। एमाइलेज की बात करते हैं तो देखिए स्टार्च के पाचन के लिए कौन उत्तरदायी होता है, एमाइलेज होता है। और देखिए जो वसा के पाचन के लिए उत्तरदायी होता है वो कौन होता है, लाइपेज। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। पहला ऑप्शन भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर, AR रहमान या फिर MS सुब्बुलक्ष्मी। तो देखिए कह रहा है कि
कौन एक भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति नहीं है? तो देखिए A.R. रहमान तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा आपको बता दूं मैं कि जो भीमसेन जोशी हैं इनको 2008 में भारत रत्न से नवाजा गया था। लता मंगेशकर की बात करते हैं तो देखिए 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न से नवाजा गया था। इसके बाद M.S. सुब्बुलक्ष्मी 1998 में भारत रत्न प्रदान किया गया था M.S. सुब्बुलक्ष्मी की। देखिए A.R. रहमान से संबंधित यदि आपसे प्रश्न बनता है तो देखिए A.R. रहमान भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो ऑस्कर अवार्ड होता है फिल्म से संबंधित है, जो ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित कौन व्यक्ति है? तो देखिए A.R. रहमान को ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न कह रहा है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा या फिर फ्रांस। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जीएसटी से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, क्योंकि आपके इकोनॉमिक्स का पोर्शन है और इकोनॉमिक्स आपके एग्जाम में 5 नंबर का यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा या फिर फ्रांस। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि जो जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू किया गया था? तो फ्रांस में जीएसटी सबसे पहले लागू किया गया था। लेकिन यदि भारत की बात करता है कि भारत में जीएसटी सबसे पहले कब लागू किया गया था, तो देखिए 1 जुलाई 2017 को पूरे भारतवर्ष में क्या हुआ था? जीएसटी लागू किया गया था। और देखिए यदि आपसे पूछता है कि जीएसटी का मॉडल, भारत के जीएसटी का मॉडल किस देश पर आधारित है, तो ये आपको याद रखना है कि कनाडा के मॉडल पर आधारित है। ठीक है, जीएसटी, भारत के जीएसटी का मॉडल किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, कह रहा है कि डिडवाना झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, मणिपुर, सिक्किम या फिर राजस्थान। तो देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न है और झील संबंधी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। कह रहा है कि डिडवाना झील बताना है आपको किस राज्य में अवस्थित है। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। जो डिडवाना झील है वो किस राज्य में है? राजस्थान में है। अब देखिए राजस्थान की कुछ मैं इंपोर्टेंट आपको झील बता देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए पोखरण झील को आपको याद रखना है। पोखरण झील हो गया। राजसमंद और जयसमंद झील भी कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की झील इंपोर्टेंट है, लोनार झील, जो एक ज्वालामुखी निर्मित झील है। इसको आपको याद रखना है। कौन सी झील? महाराष्ट्र की झील एक लोनार झील है। महाराष्ट्र में कौन सी? लोनार झील है, जो ज्वालामुखी निर्मित झील है। मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर में कौन सी है? लोकटक झील है, जिसमें भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मणिपुर की लोकटक झील में। सिक्किम की बात करते हैं तो देखिए सिक्किम में है चोलामू झील, और जो चोलामू झील है उससे तिस्ता नदी का उद्गम स्थल है, और जो चोलामू झील है वो भारत की सबसे ऊंची झील है। यहाँ इतने पॉइंट यहाँ से आप याद रखिएगा। चलिए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो देखिए दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश है वो भारत का सबसे बड़ा गन्ना का उत्पादन करता है। अब देखिए उत्तर प्रदेश किन किन चीज़ों में अग्रणी है, आप देख लीजिएगा इसको। तो देखिए आलू उत्पादन, सबसे पहले देखिएगा आलू उत्पादन, गन्ना, इसके बाद दुग्ध उत्पादन और मवेशियों की संख्या भी यदि आपसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद देखिए जनसंख्या में भी कौन सा राज्य अग्रणी है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है। एक तो आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, गन्ना उत्पादन में भी प्रथम स्थान है, दुग्ध उत्पादन में भी कैसा है? प्रथम स्थान है। अब देखिए यहाँ से मैं आपको संस्थान के बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि आपसे जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत यहाँ से अनुसंधान संस्थान के बारे में भी प्रश्न बनता है। कहता है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ, आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है। लेकिन देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजिंग एक पॉइंट कन्फ्यूज करता है, कहता है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो आपको याद रखना है कि भारतीय पूछ रहा है या फिर केंद्रीय गन्ना अनुसंधान पूछ रहा है आपसे एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। यदि आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आपको तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान वो किस राज्य में है? तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। इतना पॉइंट यहाँ से आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित है और इंपोर्टेंट भी है। कह रहा है कि मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का परिवर्तित नाम क्या है? ऑप्शन है भोज जंक्शन,
काशी जंक्शन, बनारस जंक्शन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमसे कह रहा है कि मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का परिवर्तित नाम क्या है। तो देखिए बनारस जंक्शन तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। जो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है वो कहाँ पर है, बनारस में है, जिसका नाम क्या रख दिया गया है, बनारस जंक्शन के नाम से चलने लगी है। चलिए देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न जनजातीय से संबंधित प्रश्न है और इंपोर्टेंट भी है। कह रहा है कि लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है, किस प्रदेश में पाई जाती है, कमेंट कीजिएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। जो लेप्चा जनजाति है वो किस राज्य में पाई जाती है, तो सिक्किम में पाई जाती है। देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो देखिए एक तो आपका आभोर, आभोर जनजाति, आभोर और मिसमी, आभोर और मिसमी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। इसके बाद देखिए त्रिपुरा की बात करते हैं तो मुंडा, मुंडा जनजाति इंपोर्टेंट है कि मुंडा जनजाति, मुंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो मुंडा जनजाति और लुसाई जनजाति दोनों त्रिपुरा में पाई जाती है। इसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए चांगपा, चांगपा जनजाति कहाँ किस प्रदेश में पाई जाती है, तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। चलिए इसके बाद देखते हैं 20वां प्रश्न। कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन है मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर पश्चिम बंगाल। तो देखिए त्रिपुरा तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि त्रिपुरा है जो किसने बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, त्रिपुरा बोला जाता है। चलिए 21वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि कामाख्या मंदिर स्थित है। ऑप्शन है गुवाहाटी, अगरतला, कोहिमा या फिर इम्फाल। तो देखिए जो कामाख्या देवी मंदिर है वो कहाँ पर है आपका, गुवाहाटी सही उत्तर हो जाएगा। गुवाहाटी के असम में, असम में, असम राज्य में कौन सा कामाख्या देवी मंदिर है। यदि आपसे पूछता है कि अम्बुबाची मेला, अम्बुबाची मेला का उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, अम्बुबाची मेला कहाँ पर लगता है, किस प्रदेश में लगता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अम्बुबाची मेला, अम्बुबाची मेला किस प्रदेश का प्रसिद्ध त्योहार है या कहाँ पर यह मेला लगता है, तो देखिए असम में लगता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। कहता है कि हॉकी के जादूगर नाम से कौन जाने जाते हैं। ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, धनराज, मेजर ध्यानचंद, रानी रामपाल। तो देखिए हॉकी के जादूगर के नाम से किसको जाना जाता है, हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। 23वां प्रश्न है अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में अवस्थित हैं। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो देखिए अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है, महाराष्ट्र सही उत्तर हो जाएगा। जो अजंता की गुफाएं है वो किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है। इसके बाद देखिए पर्यटन स्थल से संबंधित प्रश्न है, तो मैं आपको और थोड़ा सा यहाँ पर कुछ जानकारी दे देता हूँ। जो राजस्थान में है कहाँ से ऐसे प्रश्न बन सकता है यहाँ पर, तो देखिए आपसे पूछ सकता है कि दिलवाड़ा, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है। तो देखिए राजस्थान के माउंट आबू पर, राजस्थान के माउंट आबू पर कौन सा दिलवाड़ा जैन मंदिर है जो एक प्रसिद्ध मंदिर है। इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो देखिए फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, याद रखना है फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, अकबर का किला सब कहाँ पर है, ये आपके पर्यटन स्थल उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल है। इसके बाद देखिए कौशाम्बी, सारनाथ की यदि भी बात करते हैं तो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो देखिए खजुराहो मंदिर, प्रसिद्ध प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं 24वां प्रश्न। कह रहा कि आमाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम बताना है आपको। ऑप्शन है एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन या फिर टाइलेंट। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं टाइलेंट की बात करते हैं तो लार में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम है, तो लार में पाया जाता है टाइलेंट एंजाइम। इसके बाद हमसे पूछा है कि आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो देखिए पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। प्रोटीन का पाचन करता है कौन सा, पेप्सिन एंजाइम, जो कहाँ पर पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है। स्टमक में कौन सा पाया जाता है, तो पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। इसके बाद देखिए ट्रिप्सिन की बात करते हैं और एमाइलेज की बात करते हैं कि ट्रिप्सिन और एमाइलेज कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए ट्रिप्सिन एंजाइम, एमाइलेज और लाइपेज, लाइपेज ये तीनों एंजाइम कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आग्नेयाशय में पाए जाते हैं, आग्नेयाशयी रस में देखने को मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप के रोस द्वीप का नाम क्या रख दिया गया है। ऑप्शन है स्वराज द्वीप, सुभाष द्वीप, शहीद द्वीप या फिर आजाद द्वीप। तो देखिए दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। जो अंडमान निकोबार का द्वीप रोस द्वीप था उसका नाम क्या परिवर्तित करके रख दिया गया है, तो सुभाष द्वीप के नाम से अब उसको जानते हैं। देखिए स्वराज द्वीप की बात करते हैं कि स्वराज द्वीप का नाम क्या रख दिया गया है, तो ये हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप
किसका नाम है? स्वराज द्वीप का है। शहीद द्वीप की बात करते हैं तो देखिए इसका नाम क्या है? नील द्वीप के नाम से जानते हैं। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चेन्नई, बंगलुरु, मैसूर या फिर कोच्चि। तो देखिए कह रहा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो देखिए तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा मैसूर। कर्नाटक के मैसूर में। कहाँ पर? कर्नाटक के मैसूर में कौन सा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। और आपको यहाँ से एक खास बात बता देता हूँ कि जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस लिए फेमस है? तो देखिए हाथी के संरक्षण के लिए। हाथी का संरक्षण किया जाता है किसमें? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में। चलिए इसके बाद देखते हैं 27वां प्रश्न। इंपोर्टेंट प्रश्न है और लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न है। कला संस्कृति से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न बनते हैं। जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कह रहा है कि गरबा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो देखिए गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में। गरबा और डांडिया, गरबा और डांडिया नृत्य कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो वो है गुजरात के। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो देखिए बाउल आपको याद रखना है। और ये सीटेट का प्रसिद्ध, सीटेट का फेमस प्रश्न है। कौन सा? बाउल। बाउल पूछ लेता है कई बार आपसे कि बाउल कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो देखिए पश्चिम बंगाल का। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का प्रसिद्ध है घूमर, पनिहारी और गणगौर। कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो राजस्थान के लोक नृत्य हैं। देखिए महाराष्ट्र की बात करते हैं तो नकटा, तमाशा और लावड़ी कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। इसके बाद चलते हैं 28वां प्रश्न। कह रहा है कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर या फिर ट्रॉफोस्फियर। तो देखिए हमसे पूछा है कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ट्रॉफोस्फियर, या जिसको क्षोभ मंडल के नाम से भी जानते हैं। क्षोभ मंडल के नाम से भी जानते हैं। किसमें घटित होती हैं? तो सबसे निचला स्तर कौन सा है? क्षोभ मंडल है, जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। इसके बाद देखिए स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल की बात करते हैं तो ओजोन परत आपसे पूछ सकता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो देखिए स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल इसलिए बोला जाता है समताप मंडल को क्योंकि लगभग 20 किलोमीटर तक इसका तापमान समान रहता है। मीजोस्फियर की बात करते हैं तो मीजोस्फियर में टेम्परेचर सबसे कम हो जाता है। यहाँ पर -80 डिग्री तक डाउन हो जाता है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं 29वां प्रश्न। कह रहा है कि WTO किस वर्ष में अस्तित्व में आया? ऑप्शन है 1977, 1985, 1995 या फिर 1950 में। तो देखिए 1995 में WTO या फिर जिसको विश्व व्यापार संगठन के नाम से भी जानते हैं अस्तित्व में आया था। जो आपका यदि आपसे देखिए यहाँ पर फेमस प्रश्न बनता है, पूछ लेता है कि विश्व व्यापार संगठन या फिर जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए मुख्यालय आपको याद रखना है। तो मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा के स्विट्जरलैंड में, सॉरी स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, ठीक है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? मुख्यालय है। चलिए इसके बाद देखते हैं 30वां प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों का सुलझाना था? ऑप्शन है लखनऊ समझौता, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता या फिर लाहौर समझौता। देखिए इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट कहूंगा मैं इसको कि वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए आपको सही उत्तर इसका कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इसका उत्तर आप ही, आपके द्वारा ये बताया जाएगा। चलिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद मिलते हैं अगले कुछ ऐसे ही अच्छे प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।